हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कह रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर इक्विलिब्रियम के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 1988 से लेकर नीट 2022 तक के टॉपिक वाइज हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर लगभग 118 क्वेश्चन है, यानी 118 क्वेश्चन है। तो आप ये मान सकते हो कि ये जो वीडियो वो काफ़ी लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वीडियो वो 2 आवर्स से ज़्यादा की लंबी होने वाली है। क्लियर है। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि 2021 एंड 2022 की जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल लास्ट के अंदर यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले वाले हमने सभी चैप्टर डिस्कस करवा चुके हैं। अगर वो चैप्टर आपने नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर वीडियो सेक्शन भी चेक कर सकते हो। क्लियर है। और ये चैप्टर हम सभी करवाएंगे, क्लास 11th और 12th सभी चैप्टर्स करवाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन रिकॉर्ड करने के बाद में हमने ये डिसाइड किया कि ये जो इक्विलिब्रियम का पार्ट है इसको पार्ट 1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही थी, मोर देन 2 आवर्स की रिकॉर्ड हो रही थी। तो यहाँ पर जो है केवल 52 क्वेश्चन तक जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, यानी फर्स्ट से लेकर 52 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाएगा और आयोनिक इक्विलिब्रियम का स्टार्टिंग वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पर कुछ एक पोर्शन इसके अंदर आएगा। बाकी 53 से लेकर 118 तक जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 के अंदर आएंगे, जो कि इसके बाद तुरंत बाद जो है वो पार्ट 2 इस चैप्टर का आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इन लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ वेपर अबाउ द लिक्विड इज कांस्टेंट एट। यानी यहाँ पर ये पूछा गया कि एक लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे प्रेशर पूछा गया, यानी सिंपल है वेपर प्रेशर यहाँ पे पूछा गया। प्रेशर ऑफ वेपर का मतलब क्या हो गया कि वेपर प्रेशर यहाँ पे जो है वो पूछा गया है। अबाउट द लिक्विड इज कांस्टेंट एट, यानी वहाँ पे लिक्विड जो वो कब कांस्टेंट होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, या फिर नन ऑफ दिस 1995 का है। तो देखिए जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ में रिलेट करता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर जो देखिए टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिंपल है, ग्रेटर इज द टेम्परेचर ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। तो अगर आपको वेपर प्रेशर को कांस्टेंट करना है तो यहाँ पे टेम्परेचर पे को भी क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन है हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। क्वेश्चन पूछा गया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए गए हैं इस इक्वेशन के लिए K1, इसके लिए K2, इसके लिए K3। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है इस रिएक्शन के लिए कि इस रिएक्शन के लिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। AIPMT 2003 में, 2007 में और नीट 2017, यानी ये सेम क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो सिंपल देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल है, जो भी हमें यहाँ पर ये कांस्टेंट दे दिए गए अलग अलग रिएक्शन के और ये रिएक्शन के लिए, तो सबसे पहले हमें जो रिएक्टेंट की साइड है उसको रिएक्टेंट की साइड रखना है और जो प्रोडक्ट की साइड है उसको प्रोडक्ट की साइड रखना है। क्लियर है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो रिएक्टेंट की साइड दी है और मेन इक्वेशन में वो प्रोडक्ट की साइड है तो उसको हम रिवर्स करेंगे। जब रिवर्स करेंगे किसी को भी तो वो अपॉन में आएगी, मतलब वो अपॉन में K1 K2 K3 इस टाइप से। क्लियर है। और अगर जो पावर बढ़ रही है, जो पावर बढ़ रही है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पे H2O 1 है और यहाँ पे 3 है, तो ये जो पावर बढ़ रही है मल्टीपल जो होगा वो यहाँ पर पावर में चला जाएगा। क्लियर है। वो हेस लॉ वाले याद था ना आपको, जो पीछे वाले चैप्टर अगर आपने देखे तो आपको याद होगा, उसी टाइप से करवाया है। बट यहाँ पे क्या चेंज है, जो हम यहाँ पर रिवर्स करें वो अपॉन में कर देंगे, जो भी रिएक्शन को रिवर्स करें वो अपॉन में कर देंगे, और जो भी उसका मल्टीपल है वो पावर में चला जाएगा। बहुत ही आसान है। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो अब देखो तुरंत आपके क्वेश्चन होते जाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर NH3 हमें देखना है कि ये कहाँ पे है, मेन इक्वेशन में रिएक्टेंट की साइड है, इसमें NH3 है बट ये प्रोडक्ट की साइड में है। इसका मतलब क्या है कि इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना पड़ेगा तो ये जो K1 है वो अपॉन में जाएगा, यानी 1 अपॉन में K1 आएगा। पहली चीज़ तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ये हमने कर दिया। ओके, अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन इधर है तो हमें इधर ही चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। अब हम देखते हैं NO प्रोडक्ट की साइड है, ये भी प्रोडक्ट की साइड है, बिल्कुल क्लियर है, हमें नहीं छेड़ना है K2 को, मतलब रिवर्स नहीं करना है। H2O इधर है और इधर ही है, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो केवल सिंगल H2 है और कहीं H2 नहीं है, बट यहाँ पर क्या है 3 है, ये मतलब इसका मल्टीपल हो रहा है। तो ये जो K3 है इसका मल्टीपल हो रहा है 3 टाइम्स, तो वो उसकी पावर में चले जाएगा। जितना मल्टीपल हो रहा है उसकी पावर में चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए
सबसे पहले हमने क्या कर दिया, अपॉन में K1 कर दिया। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स हो रही था, ये इधर था, ये इधर चला गया। ये 2NH3 और कुछ चेंज हुआ नहीं, बिल्कुल सेम है, क्लियर, हमें नहीं छेड़ना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें, ऑक्सीजन इधर था, इधर ही रखना है। फिर NO2 वाली ये इक्वेशन थी, यानी K2 वाली इधर था, इधर ही रखना है। पावर 2 की है, 2NO है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, K2 एज इट इज रखना है। क्लियर हो गया, कांस्टेंट में, ओके। उसके बाद में K3 की बात करते हैं। K3 इधर है, इधर ही रखना है, बट यहाँ पर क्या है, ये मल्टीपल 3 हो रहा है, तो K3 जो मल्टीपल 3 हो रहा है वो उसकी पावर में चली जाएगी। तो K2 K3 की पावर 3 अपॉन में K1, इस टाइप का आंसर हमारे पास में ये आ गया। तो आंसर आ गया ऑप्शन 1। ये कंसेप्ट अब आप याद रखते जाओ, तुरंत आपके क्वेश्चन होते जाएंगे। देखो, इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमारा इक्विलिब्रियम इस इक्वेशन के लिए, इक्विलिब्रियम हमसे इसके लिए पूछा है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिंपल है, ये सेम साइड रह रहा है, मतलब NO इधर है, ये इधर रह रहा है, इधर रह रहा है, इधर रह रहा है, इधर रह रहा है, इधर रह रहा है। क्लियर है भाई। अब यहाँ पर ये इसका हाफ हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका हाफ हो रहा है। देखिए ये 2NO है, यहाँ पे 1 हो रहा है, तो इसका मतलब हाफ हो रहा है। यहाँ पे 1 है तो इसका हाफ हो रहा है। तो ये K तो सेम साइड ही रहेगी, बट यहाँ पर ये जो हाफ हो रहा है ये इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये अब इसकी पावर में आ जाएगा। तो K जो है वो सेम साइड रहेगी और उसकी पावर में हाफ चला जाएगा। K सेम साइड रहेगी और उसकी पावर में हाफ जाएगा। ये इस टाइप से हाफ नहीं होगा, ये स्क्वायर में नहीं जाएगा, ये हाफ है, तो यहाँ पर ये डबल नहीं हो रहा है, ये हाफ हो रहा है। ये इक्वेशन देखिए, यहाँ से हाफ हो रहा है, तो ये हाफ जो है वो पावर में चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। बहुत आसानी से हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4th है। क्वेश्चन नंबर 4th में बोला गया, द गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया गया है, वैल्यू दे दी है 278। पर्टिकुलर टेम्परेचर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द सेम टेम्परेचर। अब पहली चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें ये K दिया गया है, कोई बात नहीं, हम इसको पहले एज इट इज K ही लेते हैं। सबसे पहले तो ये चेंज हो गया, मतलब SO3 इधर था, इस रिएक्शन में इधर आ गया, मतलब जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट बन रहा इधर में, तो ये जो है वो 1 अपॉन में K चला जाएगा। पहली चीज़ तो हमें ये कर लेनी है, फिर ही तो हम वैल्यू निकालेंगे, ओके। फिर 2SO था वो हाफ हो गया, फिर ये ऑक्सीजन था इधर चला गया, ये भी हाफ हो गया। ये 2 से 1 आ गया, इसका मतलब है इसमें जो है वो K की पावर हाफ हो गई। बिल्कुल सही है, इसी टाइप से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर पावर हाफ होती है उसको अंडर रूट लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन में K अंडर रूट लिख सकते हैं। अंडर रूट का मतलब ही तो पावर हाफ ही होता है, ये सिंपल सा मैथ आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 278, क्योंकि ये वाले कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू दी हुई है। अब 1 अपॉन में 278 को जो है आप सोल्व कर लीजिए। ये सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.059, क्या आएगा 0.059। अब देखते हैं इस टाइप से ऑप्शन दिया है, जी नहीं, इस टाइप से ऑप्शन ही नहीं दिया है। हमारा 1.8, 3.66 और ये इस टाइप से दिया है। अब देखिए हमारा आ रहा था 0.599, इस टाइप से आ रहा था, तो यहाँ पे 0.06 था। अब अगर 6 करना है तो ये पॉइंट वाले जो हैं वो यहाँ पर चले जाएंगे, -2 चले जाएंगे। तो इस टाइप से हमारा जो आंसर बनेगा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो इस टाइप से बनेगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 देख लेते हैं, बहुत देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन द रिएक्शन बिटवीन 2 गैसेज रिप्रेजेंटेड बाय A2B2 इन द कंपाउंड, यहाँ पर ये दिया है, ये रिएक्शन दी है A2B2 एंड 2AB, और हमसे क्या पूछा गया, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ A2 ये दिया है, B2 ये दिया हुआ है, AB की कंसंट्रेशन दिए गए। इफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन ए सील्ड वेसल, टेम्परेचर इतना है, देन द वैल्यू ऑफ द Kc विल बी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है भैया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, Kc की प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, क्लियर है, और जो भी उसका मोल होता है वो पावर में चला जाता है। तो सिंपल है भैया, यहाँ पे Kc की वैल्यू क्या आएगी, ये प्रोडक्ट है AB, मोल कितने इसके बाहर 2, तो ये पावर में चला गया 2, अपॉन में रिएक्टेंट A2 है, ये A2 हो गया, और ये B2 है तो ये B2 हो गया। बस अब वैल्यू पुट करनी है, कोई टेम्परेचर वगैरह का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे इन्होंने बोल दिया है। तो AB की वैल्यू दी है 2.8, तो ये आ जाएगा 2.8 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। A2 की वैल्यू हमें दे दी है 3 इंटू 10 की पावर 3, B2 की दे दी है 4.2 इंटू 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 3 यहाँ पे 10 की पावर 3 कट जाएगा, हमें 2.8 मल्टीप्लाई बाई 2.8 क्योंकि उसका स्क्वायर था, अपॉन में 3 इंटू 4.2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करने पे जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, और वो आंसर आएगा 0.62, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, देखिए, फॉर द रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्शन दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 फॉर द रिएक्शन इसके लिए दिया, व्हाट इज द K फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हमें बताना है।
सबसे पहले देख लेते हैं NO2 इधर होना चाहिए, NO2 इसमें है और इधर है, इसका मतलब सबसे पहले जो K2 है वो अपोन में चली जाएगी। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब इसकी पावर हाफ हो जाएगी। ये चीज़ तो हमने कर ली, ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ये इधर है, ये इधर रिएक्टेंट की तरफ था, इधर प्रोडक्ट की तरफ। ऑक्सीजन इधर है, ये इधर है, तो इसका मतलब ये भी रिवर्स हो गया, अपोन में K1 भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब ये नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन जो है वो 1 है, बट यहाँ पे क्या है, हाफ है, इसका मतलब K1 भी क्या होगी, पावर में हाफ होगी। तो ये आ गया 1 अपोन में K1 की पावर हाफ है और K2 की पावर भी हाफ है। ऐसा है कोई? तो इस टाइप का ये वाला रहा, क्यों? क्योंकि K1 की पावर और K2 की पावर हाफ है, दोनों की हाफ है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा आपको। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया है एसिटिक एसिड के लिए एंड HCN के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे 1.5 है जो है एसिटिक एसिड के लिए, 4.5 × 10 की पावर -10 HCN के लिए रिस्पेक्टिवली। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम, ये इक्वेशन दी है और हमें पूछा है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है। डिसोसिएशन का मतलब है कि एसिडिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन करेगा, उसकी वैल्यू हमें दे दिए, मान लेते हैं K1, और ये HCN ब्रेक डाउन करेगा, इसकी वैल्यू मान लेते हैं K2। सबसे पहले एसिडिक एसिड ब्रेक डाउन कर लेते हैं, CH3COOH ब्रेक डाउन करेगा, बनेगा CH3COO माइनस प्लस में H पॉजिटिव H-आयन। अब HCN ब्रेक करेगा तो ये बनाएगा क्या आपका, एक तो CN माइनस प्लस में H-आयन, तो ये होता है डिसोसिएशन। अब इसकी वैल्यू जो है ये हमारे पास में K1 है और ये हमारे पास में K2 है, क्लियर है। अब इन दोनों इक्वेशन से देख लेते हैं कौन किधर है। तो यहाँ पर देखिए HCN जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट की साइड है बट यहाँ पर प्रोडक्ट की साइड है, और ये CN माइनस यहाँ पर रिएक्टेंट की साइड है, ये प्रोडक्ट की साइड है। इसका मतलब K2 जो है वो K कॉन्स्टेंट में अपोन में चला गया, K2 इधर रिवर्स हो गया तो अपोन में चला गया। अब ये वाला देख लेते हैं, CH3COH इधर ही है और CH3CO माइनस इधर ही है, सेम ही है। मोल किसी में कोई चेंज हुआ नहीं है तो किसी की कोई पावर लगेगी भी नहीं। ये चीज़ क्लियर हो गई, ओके। इसका मतलब K1 जो है वो एज इट इज़ ऊपर रहेगा, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आ रहा है K1 अपोन में K2। क्यों? क्योंकि HCN का जो ब्रेक डाउन होकर CN बन रहा है वो इधर है, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रिएक्टेंट की साइड दिया हुआ है, तो इसीलिए जो हमारे पास में K2 है, ये देखिए K2 है, पहले एसिडिक एसिड की बात करें तो K2 हमारा रिवर्स में चला गया। इधर जो हमारा एसोसिएटेड हो रहा है तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट की साइड रह रहा है और प्रोडक्ट की साइड रह रहा है, तो K1 इधर का इधर रह गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, K1 हमारे पास में है 1.5 × 10 की पावर -5 और ये है हमारे पास में 4.5 × 10 की पावर -10। ये चला जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा हमारा 0.3 × 10 की पावर 5, और जब हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 3 × 10 की पावर +4। क्लियर है? तो हमारे यहाँ से इस टाइप से सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बहुत आसानी से आपका आंसर आ चुका होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, हमारे पास में ये एक रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 8 दिया है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इस रिएक्शन के लिए पूछा है। सबसे पहले ये हम मान लेते हैं K1 है, ये हमारे पास में K जो भी आएगा, तो K जो है वो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये आपका रिएक्टेंट की साइड में, बट ये जाके बन गया प्रोडक्ट की साइड में, इसका मतलब ये रिवर्स हो गया, अपोन में K1 आ गया। ओके, पहली चीज़ ये हो गई। अब यहाँ पे हाफ है, इधर ये फुल है, इधर हाफ है, इधर ये फुल हो गया, मतलब यहाँ पे HI1 है तो यहाँ पे 2 हो गया, इसका मतलब डबल हो गया। डबल हो गया तो इसकी पावर चली जाएगी अपोन में डबल स्क्वायर। अब K1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 अपोन में K1 की वैल्यू क्या है 8, 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले तो 16 नहीं आएगा, ये 1 अपोन वाला आएगा। 1 अपोन में K1 का स्क्वायर किया था, यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, तो 1 अपोन में 64 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे वापस वही पूछा गया, देखिए द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 फॉर द फॉलोइंग, ये इक्वेशन दिए K1 K2 दिए गए आर रिलेटेड एज। अब सबसे पहले देखिए कैसे भी रिलेशनशिप आप निकाल सकते हो। सबसे पहले देखिए K1 और K2 दिया गया। K2 हम देखते हैं कि K1 को क्या करवाया है, रिवर्स करवाया या कुछ और करवाया। सबसे पहले यहाँ पर देखिए रिवर्स करवाया है, यानी K1 जो थी वो रिवर्स हो गई, तो यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट थे वो रिएक्टेंट बन गए और जो रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट बन गए। तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो K1 जो है वो ऐसे चली गई, सिंपल है। ओके, उसके बाद में
यहाँ पर डबल हो गई, यहाँ पर ये देखिए 1 है, यहाँ पर ये 2 हो गया, तो इसका मतलब है K1 स्क्वायर में चला गया। अब K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में K1 का स्क्वायर, ऐसा तो हमारे पास में आंसर आ ही रहा है, ये रहा हमारे पास में आंसर, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, ओहो वापिस इसी टाइप से है। इफ़ K1 K2 रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये दे गया, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ये दे दिया। सबसे पहले देख लेते हैं XeO4 कहाँ पे है, XeOF4 है ये वाला, ये ध्यान रखना, ये OF4 हमें सिंपल O4 लिखना है, ये इधर है, तो इसका मतलब ये K2 है और ये हमारे पास में K1 है। इसका मतलब K2 सेम रखनी है हमें, उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि वो इधर भी रिएक्टेंट की साइड में है, इधर भी रिएक्टेंट की साइड में है। ओके फिर देखते हैं 2HF। अब 2HF किधर है भैया, ये देख लेते हैं, तो 2HF यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट की साइड में, यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड में, मतलब रिवर्स हो गया। तो K2 एज इट इज़ रह गई, क्योंकि इसमें हमने कहीं छेड़छाड़ नहीं करनी थी, बट K1 हमारे पास में ऐसे चलेगी, तो K2 अपॉन में K1। अब ये भी देख लेते हैं कहीं डबल ट्रिपल तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी 2HF है, यहाँ पे भी 2HF है, यहाँ पे XeO4 1 है, यहाँ पे भी XeO4 1 है, तो K2 अपॉन में K1 जो है वो हमारा आंसर आना चाहिए, तो आंसर आ गया K2 अपॉन में K1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं भैया। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन इसके लिए कह दिएगा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम इसके लिए हमें पूछा गया है। बहुत आसानी से देख लेते हैं भैया। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये K1 है और ये K2 है, K2 का रिलेशन निकालते हैं। ये इधर जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की साइड में, इधर ये रिएक्टेंट आ गया, इधर ये रिएक्टेंट है, इधर वो प्रोडक्ट चले गए, तो 1 अपॉन में K हो गया हमारा, क्या हो गया, 1 अपॉन में K हो गया, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी, बहुत आसानी से। ओके नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 देख लेते हैं। K1 K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 1 2 ये दे दिए गए हैं, और हमसे क्या पूछा गया, अच्छा इनके बीच में रिलेशन पूछा गया। ओके रिलेशन बता देते हैं भैया। ये हमारे पास में K1 है, ये हमारे पास में K2 है। ओके तो ये जो हमारे पास में प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट चला गया, यानी K2 जो था सबसे पहले तो वो रिवर्स हो गया, अपॉन में K1 आ गया, अपॉन में K1 आ गया। अब यहाँ पर ये जो डबल था ये हाफ हो रहा है, तो इसकी पावर हाफ में चली गई, तो K2 इज इक्वल टू 1/K अपॉन में हाफ, क्या रहा था, K2 इज इक्वल टू 1/K1 की पावर हाफ, है ना। अब इस टाइप से K1 का निकालना है हमें, तो K2 तो इस साइड दे दिया, तो अगर हमें K1 यहाँ पर ले जाएंगे तो ये K1 की पावर हाफ इज इक्वल टू 1/K2, बट ये पावर हाफ को अगर हटाना है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, इसको हटा के इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर करके, तो 1 अपॉन में K1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है AIPMT 2010 के मेंस में। द रिएक्शन दी है 2A + B, रिएक्शन में यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं 3C + D, और सभी जो वो गैसियस प्रोडक्ट है। लिखा गया है इज बिगन विद द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B बोथ एट इनिशियल वैल्यू ऑफ 1 मोलटी। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू इनकी 1 है। व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच द कंसंट्रेशन ऑफ D इज मेजर्ड एज फाउंड टू बी 0.25 मोलटी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि स्टार्टिंग में इनिशियल में यहाँ पर जो है इनकी कंसंट्रेशन वो 1 है, और जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है तो D जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 0.25 है। द वैल्यू फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है, कैसी क्या आएगा, किस फॉर्म के अंदर आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट होगा, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे उनमें। अब प्रोडक्ट में हमारे पास में क्या है, C और D है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कांस्टेंट के अंदर जो मोल होता है ये आगे लिखा होता है वो क्या चला जाता है, पावर में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, C की पावर 3 फिर D। क्लियर है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। और रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा हमारे पास में A की पावर क्या आएगी 2, और हमारे पास में B। इस टाइप से हमारे पास में ये जो है वो निकल कर आता है। बट हमें ये C, D और A और B की वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पर क्या क्या होगी, क्लियर है। तो यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट में तो 0.753 पावर 3, और ये तो सब में सेम दिया, यानी प्रोडक्ट वाला तो सब में सेम दिया। रिएक्टेंट वाला है जो वहाँ पर A की पावर 2 और यहाँ पे B, ये बताना है कि A यहाँ पे 0.25 है या 1 है या 75 है, क्या कुछ है। ओके तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास में एक क्या है,
दी गई है रिएक्शन। अब बिगन करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जब यहाँ पर स्टार्टिंग में होगा, बिगन के अंदर होगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 है। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहाँ पर होगा 1 माइनस 2x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोल 2 है, तो 1 इनिशियल था, माइनस में 2x हो जाएगा। x की वैल्यू अभी हमें नहीं पता। b क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। c क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। और d क्या हो जाएगा, हमारे पास में x हो जाएगा। अब ये x क्या है, x है डिसोसिएशन कांस्टेंट, जब यहाँ पर जो है वो आ जाता है हमारे पास में इक्विलिब्रियम पे। अब d में यहाँ पे दिया हुआ है 0.25, मतलब इसकी x की वैल्यू दी हुई है 0.25। अब ये वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर हमें पास में d आएगा 0.25, 3x में आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय हम 3 करेंगे तो 0.75 निकल कर आएगा। ये वापिस से हमें 0.25 लेना है b की वैल्यू, और ये 1 माइनस 2 इंटू 0.25 करेंगे तो ये आएगा 0.5। तो 1 माइनस 0.5 क्या रह जाएगा, 0.5 रह जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन आप करके देख लो। तो सेम अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट तो हमारा निकल कर आया 0.75 की पावर 3 और ये है 0.25, तो ये तो सब में सेम हो गया, इसीलिए आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट में हमारे पास में है 0.5 की पावर 2, तो 0.5 की पावर 2 है, और यहाँ पर जो b है उसकी वैल्यू x यानी 0.25 है। तो इस टाइप से जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, क्योंकि प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट हमारे पास में जब निकल कर आ रहे हैं तो ये सेम रिएक्शन जो है वो निकल कर आएगी। सॉरी 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 सॉरी। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 दिया था रिएक्शन दी है 2a + b 3c n + d। अब यहाँ पे सभी गैसेस स्टेट के अंदर है। इज बिगन विद द कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b। यहाँ पर एक कंसंट्रेशन होती है क्या, बोथ एट इनिशियल वैल्यू ऑफ 1 मोलरिटी कांस्टेंट, यहाँ पे 1 मोल है। व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच द कंसंट्रेशन ऑफ d इज मेजर एट फाउंड टू बी 0.25 मोलरिटी। द वैल्यू फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको याद रखना है, काफ़ी बार बता चुके हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा हमारा पास में, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में, C एंड D है। ये बता चुका है, जो इनिशियल में मोल लिखे होते हैं वो पावर में चला जाता है जब हम लिख रहे होते हैं, तो C की पावर 3 चली जाएगी, प्लस में D रह जाएगा। अब ये तो हो गया हमारे पास में प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है, A की पावर 2 चली जाएगी और रह जाएगा हमारे पास में B। क्लियर है, इस टाइप से आएगा। अब हमें C D A B की वैल्यू बतानी है इन द कंसंट्रेशन में। तो सबसे पहले जब यहाँ पे बोला गया है, तो सबसे पहले जब भी हम कोई इस टाइप से वैल्यू लिखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिगन। बिगन में क्या हो रहा है, बिगन में बोला है कि इनकी वैल्यू 1 1 है, तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम होगा 1 माइनस 2x। क्या होगा, 1 माइनस 2x। b क्या होगा, 1 माइनस x। क्या होगा, 1 माइनस x। और c क्या हो जाएगा हमारे पास में 3x, और d क्या हो जाएगा हमारे पास में x। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये कब होगा हमारे पास में, जब इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे। अब x की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 0.25 दी है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 0.25 तो 0.25, 3x तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0.25 तो क्या आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा हमारे पास में। आ गया। अब 1 माइनस एक्स कर लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स, एक्स कितना था 0.25, इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास में 0.75 आएगा। अब डी ले लेते हैं 1 माइनस 2x, तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0.25 करेंगे तो ये 1 माइनस में 0.5 तो कितना बचेगा 0.5। अब वही था हमारे बारे में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो ये 0.75 का क्या आएगा हमारे पास में क्यूब, और ये 0.25 आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा 0.5 की पावर 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोल 2 है, और b कितना आ गया हमारे पास में 0.75 आ गया जब हमने ये सब कुछ किया। तो अब देख लेते हैं, ये तो सब में सेम है हमारे पास में। अब इधर देखते हैं 1 आएगा, a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू आई थी हमारे पास में 1 माइनस 2x, तो 0.25, इसका 2 लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, तो 0.25 का स्क्वायर। b कितना आया था 1 माइनस x आया था, तो 1 माइनस 0.25 तो हमारे पास में 0.75 बच रहा था, तो ये हमारे पास में निकल कर आएगा आंसर ऑप्शन बी।
क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो 14 दिया गया। देखिए, द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ ए गैस AB2 कैन बी रिप्रेजेंटेड 8। तो यहाँ पर हमारे पास में जो डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम दिया है किस टाइप से देख सकते हो आपने, इस टाइप से 2AB, यहाँ पे प्रोडक्ट में दे रहे हैं 2AB प्लस B2। अब यहाँ पर देखिए सभी गैसियस फॉर्म में है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दे दिया है, एंड इज स्मॉल कंपेयर टू 1। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखा है जो x है इज स्मॉल कंपेयर टू 1, यानी 1 के कंपेयर में बहुत स्मॉल है। इसका मतलब यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है वो आपको नेग्लिजिबल मान के चलना है। The expression related to the degree of dissociation x with equilibrium constant Kp and total pressure। अब यहाँ पर क्या लिखना है हमें, Kp एंड टोटल प्रेशर जो है उसकी फॉर्म के अंदर बताना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या आएगा। Kp यानी यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टोटल प्रेशर की फॉर्म में बताना है। तो सिंपल देखिए, सबसे पहले हमारे पास में ये वैल्यू दी है, सभी गैसेस हमारे पास में दिए गए हैं। तो हम टोटल प्रेशर वाला ये सब चीज़ें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पे अगर टोटल प्रेशर दिया गया ना, इसका मतलब हमारे पास इस गैस की, इस गैस का सबका पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर पे यहाँ पे लगेगा रोल्स लॉ। क्या लगेगा, रोल्स लॉ लगेगा। अब रोल्स लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है मोल फ्रैक्शन। क्या बोलता है, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। हाँ या ना, मतलब जैसे ये वाली गैस हमारे पास AB2 वाली गैस है तो इसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। AB वाली गैस है हमारे पास में, इसका मोल फ्रैक्शन अपॉन में टोटल प्रेशर। B2 वाली है तो इसका मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर। ये चीज़ क्लियर हो गई। रोल्स लॉ में ये लगेगा हमारे पास में, क्योंकि हमें टोटल प्रेशर की फॉर्म के अंदर Kp निकालना है। पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लो। ओके, सेकेंड चीज़ क्या क्लियर कर लो, जब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन क्या निकलता है, इसके मोल, जो भी गैस है उसके मोल अपॉन में टोटल मोल। है ये ना, ये क्या निकल कर आएगा, मोल फ्रैक्शन, यानी जो भी गैस है उसके मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। ये हमारे पास में हो गया मोल फ्रैक्शन, मान लो x1, और इनटू में टोटल प्रेशर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा मल्टीप्लाई बाय p। ये आपको याद रखना है। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। ओके, एक तो ये हो गई। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या रखनी है हमें, ये जो हमारे पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है Kp को कैसे लिखते हैं, वापिस वही प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, वापिस उसी फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में ये इक्वेशन दी गई है, क्लियर है, हाँ जी। तो अब हमारे पास में इनिशियल स्टेज में क्या देखते हैं, इनिशियल स्टेज में ये आएगा हमारे पास में 2x। क्या आएगा, 2x, सॉरी, ये हमारे पास में स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में कितने मोल हैं इसके, 2। और जब हमारे इनिशियल स्टेज में इसके कितने, 0, इसके कितने हैं, 0। क्लियर है। ओके, अब जैसे ही हमारे पास में इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, क्या पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, तो अब इसके मोल कितने हो जाएंगे, x। इसके कितने हो जाएंगे, ये 2 लिखा हुआ है तो ये 2x। और इसके कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 2 माइनस में 1 माइनस x। क्यों हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे इक्विलिब्रियम पे। अब तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर ये 2 की वैल्यू है, ये 0 है, ये 0 है इनिशियल स्टेज पे। जब इक्विलिब्रियम पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा x। अब यहाँ पर ये 2 है तो ये हो जाएगा 2x, और ये होगा हमारे पास में 2 माइनस 2x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 1 माइनस x।
क्लियर है, इसी टाइप से तो होगा 2 माइनस 2x, और तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इसको बाहर ले आए 2 को, और ये 1 माइनस एक्स इस टाइप से लिख दिया है। तो ये हमें याद रखना है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल वो हमारे केपी वाला जो फॉर्मूला था वो लगाना है और वहाँ पे रोल्स लॉ लगा देना है। अब मैं आपको ज़्यादा मैथ डिटेल में नहीं करा रहा, मैं आपको फॉर्मूला बता दिया किस टाइप से होगा। अब कैसे होगा देखो, ये हमारे पास में मोल्स निकल कर आ गए हैं, ये इनके मोल है, मतलब 2 माइनस 1x, ये इसका 2x, ये इसका x। अब हम निकाल लेते हैं टोटल मोल। कैसे निकाल लेते हैं टोटल मोल, अगर इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास में टोटल मोल निकल आएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स। इन सबको टोटल करके देख लीजिए, ये हमारे पास में कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 2 प्लस एक्स। कितना निकल कर आएगा, 2 प्लस एक्स जो है वो टोटल मोल निकल कर आ गया। अब आप सिंपल फॉर्मूला लगाना है रोल्स लॉ वाला। रोल्स लॉ में क्या निकालना है, हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है किसी का भी, जैसे इसका निकालना है तो इसका जो टोटल मोल कितना था 2 माइनस 1x, अपॉन में टोटल जो मोल है वो कितने हैं 2 प्लस एक्स। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसी टाइप से इसका निकालना है तो 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स, ये इसका मोल फ्रैक्शन हो गया। इसी टाइप से इसका मोल फ्रैक्शन 2 इंटू 2 प्लस एक्स, ये इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। इस टाइप से समझ में आ गया। इसी टाइप से हमें वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले हम Kp लिखेंगे। Kp इज इक्वल टू वापस वही प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट करेंगे। प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट जब हम करेंगे तो वापस ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाले लिख लेंगे। प्रोडक्ट में हमारे पास में क्या है देखिए, यहाँ पर ए बी की पावर 2 है, फिर हमारे पास में B2 है, इसकी कोई भी पावर नहीं है, और AB2 इसकी पावर भी हमारे पास में 2 है। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें पार्शियल जो टोटल प्रेशर है उसकी फॉर्म में लिखना है। उसकी फॉर्म में लिखना है तो AB जो है उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब इसका मोल फ्रैक्शन कितना था, इस वाले का हमारे पास में था 2x। क्या था 2x, इक्विलिब्रियम पे 2x मोल था, अपॉन में टोटल मोल कितने थे 2 प्लस एक्स। क्लियर है। और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बट मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। रोल्स लॉ लगा रहे हैं हम, तो Kp की फॉर्म में लिख रहे हैं प्रेशर की फॉर्म में, तो इसका पार्शियल प्रेशर ये मोल फ्रैक्शन हो गया इनटू टोटल प्रेशर की पावर P हो गया। अब B का लिखेंगे। B का हमारे पास में जो इक्विलिब्रियम पे मोल कितना था x, इसके मोल फ्रैक्शन 2 प्लस एक्स टोटल मोल हो गया, और इसका जो टोटल प्रेशर है वो P हो गया। इसी तरह AB2 का लिखेंगे तो ये था हमारे पास में 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स। क्लियर है। और टोटल प्रेशर हो गया मल्टीप्लाई बाय 2, और इसकी होल पावर 2 हो गया। इस पूरे को जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में जो Kp है वो निकल कर आएगा कितना, 4x की पावर क्यूब अपॉन में 2 प्लस एक्स अपॉन में 4 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये टोटल प्रेशर। क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो 1 माइनस एक्स है इसको हम 1 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है द एक्स एंड इज स्मॉल कंपेयर टू 1, तो x को नेग्लिजिबल करना है, इसकी पावर हम 1 मान लेते हैं। तो ये हमारे पास में जो Kp है वो निकल कर आएगा x की पावर क्यूब अपॉन में 2p। ये टोटल प्रेशर और ये पूरा मोल फ्रैक्शन सबका निकल कर आएगा, तो ये इस टाइप से निकल कर आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया, यहाँ पर हमसे x पूछा गया, तो सिंपल है x क्यूब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Kp, यानी ये 2 इधर चला जाएगा 2 Kp, और ये p नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास में जो x क्यूब निकल कर आएगा वो आएगा 2 Kp अपॉन में p टोटल प्रेशर। अब x हटा के ये क्यूब है, इसकी होल पावर 1/3 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 Kp अपॉन में p 1 की पावर होल 3 आ जाएगा। इसी टाइप से जो मैंने आपको बताया है उसी सेम टाइप से ये क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर Kp1 अपॉन में Kp2 करना है बस, और कुछ नहीं है। ये जो रेशियो है वो Kp1 का रेशियो दिया है और ये Kp2 का दिया है। देखिए द वैल्यू ऑफ Kp1 एंड Kp2 फॉर द रिएक्शन x, यहाँ पे XYZ, और ये A2B ये भी दिया है, ये 1 वाली ये 2 वाली आर इन द रेशियो 1। इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दिया है इक्वल टू बी ए, देन द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम एंड आर इन द रेशियो। यहाँ पे टोटल प्रेशर पूछा गया। सिंपल देखिए सेम वही चीज़ करेंगे, रोल्स लॉ लगाएंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल इसके जो भी मोल है अपॉन में टोटल मोल, फिर इसका निकाल के Kp और इसके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, कौन कौन सी, x यहाँ पर y प्लस में z। अब देखिए स्टार्टिंग में ये हमारे पास में कितना होगा 1, ये 0, ये 0। इक्विलिब्रियम में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये x, ये x। क्लियर है। अब टोटल कर लेते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस एक्स। ये टोटल मोल आ गए, ये इसका जो है वो इक्विलिब्रियम पे मोल आ गया। तो 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स करेंगे तो ये मोल फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा x का।
x अपॉन में 1 प्लस एक्स करेंगे तो ये मोल फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा y का, और x अपॉन में 1 प्लस एक्स करेंगे तो ये मोल फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा z का। क्लियर है। अब वापस Kp1 करेंगे, वही वापस में क्या प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो ये x ये y और ये z अपॉन में x, इसका मोल फ्रैक्शन क्या था x अपॉन में 1 प्लस एक्स, इसका भी x अपॉन में 1 प्लस एक्स, और इसका क्या था 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स। और टोटल प्रेशर P से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे, P1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये P1 वाला जो है वो टोटल प्रेशर है। ये चीज़ हो जाएगी हमारी Kp1 के लिए। सेम Kp2 के लिए करेंगे। Kp2 में क्या है हमारे पास में A और ये हमारे पास में 2B दिया गया है। सेम वही करेंगे, ये हमारे पास में 2x हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसका टोटल मोल निकाल लेंगे हमारे पास में, इसका भी टोटल मोल जो है वो 1 माइनस एक्स प्लस 2x जो करेंगे तो वापस में हमारे पास में यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स टोटल मोल निकल कर आएगा। इसका वो मोल जो है वो 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, और इसका जो है वो 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स। ये मोल फ्रैक्शन निकाले हमने अभी तक। क्लियर है। वापस वही Kp2 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट करेंगे। क्लियर है। और वापस वैसे ही लिखाएंगे हम प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, इसकी वैल्यू तो 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो b का होल स्क्वायर है और यहाँ पर जो है वो a है। तो वापस वही करेंगे 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स, और ये P2 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट में क्या होगा 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, और ये P2 हो गया टोटल प्रेशर। सिंपल होगा। अब इन दोनों को हम सिंपल सोल्व नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स वाले जो वो टोटल मोल दोनों में सेम है, तो हम इसको अब डिवाइड कर लेंगे। तो Kp1 अपॉन में Kp2, देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले बता दिए, वैल्यू बता दी है। डिटेल में मैं मैथ नहीं कर रहा हूँ। डिटेल में मैथ अगर करना है तो आप एक अलग नोटबुक निकाल के उसमें कर लीजिएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू दी है वो 9:1 दी है, ये लिखा हुआ है 9:1 ये दी है। तो यहाँ पर जब हमसे ये सारी जो अभी मैंने आपको वैल्यू बताई है उसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका P1 अपॉन में 4P2, जो Kp1 निकाला था और P2 निकाला था उसको निकालोगे तो ये P1 अपॉन में 4P2 आएगा। अब यहाँ पर ये P1 अपॉन में P2 लिखा है तो इसको इधर ले जाते हैं, तो 9 × 4 36 अपॉन में 1, तो ये हमारी जो है वो रेशियो निकल कर आ रहा है। तो 36 अपॉन में रेशियो 1 ये जो है निकल कर आएगा जब 1 अपॉन में 2 हम करेंगे टोटल प्रेशर वाला। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया ए 20 लीटर कंटेनर एट 400 केल्विन कंटेन CO2 गैस at pressure 0.4 atmospheric and an excess of SrO2. SrO neglect the volume of solid SrO. पहले बोल दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड SrO। अगर सॉलिड SrO आ जाता है तो हमें उसकी वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करना है। अब देखिए, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन फिटेड इन ए कंटेनर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। और ये इक्वेशन दी गई है हमारे पास में, और हमारे पास में जो Kp है वो 1.6 एटमॉस्फेयर दिया गया है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि कोई एक कंटेनर है जो 20 लीटर का है, 400 केल्विन टेम्परेचर पे CO2 गैस जो उसका प्रेशर दे दिया गया है। अब यहाँ पर बोल दिया गया कि उसमें एक्सेस SrO भी है। एक्सेस SrO जो वो सॉलिड है, तो सॉलिड है तो इसकी वॉल्यूम जो है वो हमें नेग्लेक्ट लेके माननी है। हमारे पास में SrO CO3 है, वो भी सॉलिड में है। अब Kp दिया, इसका मतलब हमें केवल गैस में लेना यानी CO2 का लेना है। क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम पूछी है और प्रेशर उसका बता दिया, मैक्सिमम पहुंच रहा है 1.6 एटमॉस्फेयर। क्यों, क्योंकि इसका प्रेशर तो लेना ही नहीं है सॉलिड वाले का, केवल गैस वाले का लेना है, जिसका बता दिया कि 1.6 एटमॉस्फेयर पहुंच रहा है। तो देखिए, यहाँ पर इनिशियल हमें जो है वो वॉल्यूम दे दी है, प्रेशर भी दे दिया है, हमें जो है वो प्रेशर P2 भी दे दिया है, यानी फाइनल प्रेशर भी दे दिया, और हमसे वॉल्यूम पूछिए यानी V2 पूछिए। तो अब यहाँ पर कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। अब P1 जो है प्रेशर दिया है 0.4, वॉल्यूम दी है 20 लीटर, हमारे पास में प्रेशर जो है वो सेकंड दिया है कितना 1.6 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम 2 निकालनी है। अब कर लीजिए, यहाँ पे 1.6 कर दीजिए, V2 जो है वो 20, ये 0.4 चला गया, ये 4 से डिवाइड हो गया, तो 20/4 कितना आ गया 5 लीटर आ गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं, 10, 4, 2, 5 लीटर, तो आंसर आ गया 5 लीटर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 है। 17 में बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc एंड Kp आर नॉट इक्वल।
यानी कौन सा ऐसा है जिसमें के सी एंड के पी इक्वल नहीं है। अब के पी जो होता है वो के सी, उसके बाद में क्या होता है अपन में आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब यहाँ पर अगर हमें के पी इज इक्वल टू के सी करना है तो ये जो आर टी की वैल्यू अगर हम जीरो कर देंगे तो ये हमारे पास में के पी इज इक्वल टू के सी आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डेल्टा एन जी है ये हमारे पास में जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा तो के पी इज इक्वल टू के सी हो जाएगा। अब डेल्टा एन जी क्या होता है, ये मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले वाले में, और गैसियस का लेना ये भी याद रहे, गैस है गैस है गैस है। यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, 1 1 प्लस 2, तो हमारे पास में प्रोडक्ट में हो गए 2 मोल, रिएक्टेंट में भी कितने हैं 2, 2 माइनस 2 0। तो यहाँ पर ये हमारे पास में डेल्टा एन जी जो है वो क्या निकल कर आ रहा है, 0 निकल कर आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए हमसे पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इक्वल, तो इसका मतलब यहाँ पर तो डेल्टा एन जी 0 हो गया तो के पी इज इक्वल टू के सी हो गया। सेकंड वाला SO2 गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो यहाँ पर भी 1 मोल, यहाँ पर भी 1 मोल, 1 1 प्लस 2 ये प्रोडक्ट ही हो गए, माइनस में 1 प्लस 1 माइनस में 2, 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पे भी के पी इज इक्वल टू के सी हो गया। ये भी देख लेते हैं H2 गैस, I2 गैस और 2HI है, ये भी गैस में है। प्रोडक्ट की तरफ कितनी है 2 है, रिएक्टेंट की तरफ 1 प्लस 1 2 है, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी के पी इज इक्वल टू के सी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 2 कार्बन है सॉलिड में, ऑक्सीजन है और ये CO2 है गैस में। हमें सॉलिड वाला तो लेना ही नहीं है, प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में केवल 1 है, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी जो है वो 0 नहीं है, इसका मतलब के पी इज इक्वल टू के सी यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो वो 18 दिया गया, यहाँ पे बोला गया इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इन द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इज डिक्रीज बाय 1/4 टाइम, देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3 विल बी इंक्रीज बाय। हमारे पास में OH जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती जाती है 1/4 टाइम से, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो Fe+3 का कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। अब ध्यान से देखिए रिएक्टेंट जो है वो क्या है सॉलिड है और ये क्या है एक्वस में है, तो रिएक्टेंट का हम इसीलिए नहीं यहाँ पे काउंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये किसका है सॉलिड का है, जबकि ये एक्वस के अंदर हम काउंट करें। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, मोल काउंट कर लेते हैं, इसके 3 मोल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Fe की वैल्यू जो है Fe+3, यहाँ पे केवल 1 मोल है, और ये जो OH कंसंट्रेशन है ये पावर 3 है। अब ये डिक्रीज हो रहा है कितना 1/4 टाइम, ये 1/4 की पावर 3 जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो Fe की कंसंट्रेशन कितनी रखेंगे, फॉर एग्जांपल x रख लेते हैं, तभी तो कांस्टेंट कैसी रहेगा। अब इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, इन सबको काट पीट के 1 होनी चाहिए। तो देखिए x 1 की पावर जब क्यूब करते हैं तो ये कितना आता है 4 × 4 × 4, तो 4 × 4 16, 16 × 4 ये कितना हो गया 64। अब मैं x अपॉन में 64, तो यहाँ पे कितना करूँ कि इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी 64 कर दूँ तो इसको काट के कैसी की वैल्यू 1 आएगी। तो अगर ये 1/4 टाइम्स हो रहा है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 64 टाइम होगा किसका Fe3 का, यानी Fe3 जो है वो अगर 60 टाइम इंक्रीज हो जाता है और ये 64 टाइम डिक्रीज हो जाता है तो काटते हैं तो हमारे पास में कॉन्स्टेंट ही रहेगा। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यानी कांस्टेंट रखना है, तो यहाँ पर जो है वो 64 टाइम्स उसको इंक्रीज करना पड़ेगा अगर ये 1/4 टाइम डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो 3 हो रही है। क्लियर है। ओके नेक्स्ट हमारे पास में जो वो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, MgCO3 सॉलिड में है, MgO सॉलिड में है और CO2 गैस के अंदर है। तो Kp इज इक्वल टू केवल गैसेस के लिए लेंगे, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट हमारे पास में CO2 दिया हुआ है केवल 1 है, रिएक्टेंट वगैरह जो है वो सारे सॉलिड में, हमें और कुछ लेना ही नहीं है। तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रेशर ऑफ द CO2 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 देख लेते हैं, बट हमारे जो 20 है वो उसमें टॉपिक स्टार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या दिया गया, इफ द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, ये हमारे पास में दिए गए, देन एक्ट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन। अब देखिए Kc क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट होता है, वैल्यू देखिए 10 की पावर 12 है प्लस में, मतलब बहुत ज़्यादा है। Kc की वैल्यू कब ज़्यादा हो सकती है, जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो या रिएक्टेंट ज़्यादा हो। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तब Kc की वैल्यू जो है वो क्या होगी ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट अगर कम होंगे तो यहाँ पे हमें इतनी हाई वैल्यू से पता ही चल रहा है कि मोस्टली प्रोडक्ट है या सिमिलर है या और रिएक्टेंट है, मोस्टली रिएक्टेंट है, तो मोस्टली प्रोडक्ट है, तभी तो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट होता है और इसकी वैल्यू हाई आ रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो मोस्टली प्रोडक्ट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21 है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक हेबर प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे 30 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन वर टेकन इन द रिएक्शन व्हेन यील्ड फॉर 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। यहाँ पर हेबर प्रोसेस के अंदर क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन ले लिया 30 लीटर। व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द गैसियस मिक्सचर अंडर द एफ्रोसेड कंडीशन इन द, तो जो पहले बता गया उस कंडीशन में। अब बट यहाँ पे ध्यान से देखिए, रिएक्शन टेक यील्डेड ओनली 50%, यील्ड जो हो रही है वो केवल 50% होती है। सबसे पहले हमें रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन H2 प्लस नाइट्रोजन N2 गिव्स टू क्या दे रहे हैं, अमोनिया NH3 दे रहे हैं। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन कर लेते हैं। अब ये 6 हो गए तो ये 3 हो गए। हमने इस जो है वो सबसे पहले बैलेंस कर लिया है, किसको, इक्वेशन को। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर ये 3 मोल है तो ये 1 मोल लग रहा है, और यहाँ पर जो है वो केवल 2 मोल बन रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो है वो यील्ड कितनी हो रही है, केवल 50% हो रही है। कितनी हो रही है, 50%। अगर यील्ड 50% हो रही है तो ये भी हम मान लेते हैं कि कितने होंगे, 50%। अब वॉल्यूम में दिया है तो मान लेते हैं ये 30 लीटर जब लगता है तो ये केवल 10 लीटर लगेगा, और ये कितना लगेगा, 20 लीटर बनेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया, ओके। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये 20 लीटर बन रहा है, अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 100%, बट यहाँ पर हमें बोल दिया है कि यहाँ पर केवल 50% यील्ड जो है वही यहाँ पर बनेगी। तो इसका मतलब हमें बननी तो चाहिए 20 लीटर, बट इसका जो है वो केवल और केवल 50% बन रहा है, तो इंटू 1/2। तो अब ये भी 1/2 यूज़ होंगे और ये भी 1/2 यूज़ होंगे। क्लियर है, ओके। तो अगर ये 1/2 यूज़ होंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास में, 15 लीटर यूज़ होगा। ये कितना हो गया, 5 लीटर यूज़ होगा, और ये बनेगा कितना हमारे पास में, 10 लीटर बनेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, ओके। व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर अंडर द एफ्रोसेड कंडीशन इन द रिएक्शन। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि बाद में कितनी बच जाएगी। तो ये तो 15 लीटर जो है वो कंज्यूम हो गई, ये 5 लीटर कंज्यूम हो गई, और ये 10 लीटर जो है वो बन गई। तो देखिए हमारे पास में क्या बचेगा, 20 लीटर अमोनिया, 20 लीटर नाइट्रोजन, 20 लीटर हाइड्रोजन। तो देखिए ये हमारे पास में हाइड्रोजन 30 थी, हमारे पास में जो नाइट्रोजन थी वो भी 30 लीटर दिया था, और ये हमारे पास में एक्स था, ये हमने बना लिया 10 लीटर। क्लियर है, उसमें से ये जो यूज़ हुई थी, जो नाइट्रोजन यूज़ हुई थी वो केवल 5 लीटर यूज़ हुई थी, और जो हाइड्रोजन यूज़ हुई थी वो केवल और केवल 15 लीटर यूज़ हुई थी। तो 30 में से 5 चला गया, ये बचा कितना, 25 लीटर, और ये 13 में से 15 चला गया तो बचा कितना, 15 लीटर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास में हाइड्रोजन है वो 15 लीटर बच गया, और जबकि जो नाइट्रोजन है वो 25 लीटर बच गई। क्लियर है, तो यही हमें बताना है। देखिए 10 लीटर एमोनिया बना था हमारे पास में, 20 लीटर नहीं बना था, केवल कितना बना था, 10 लीटर एमोनिया बना था। नाइट्रोजन कितनी बच गई थी, 25 लीटर बच गई थी, और हाइड्रोजन कितना बच गया था, 15 लीटर बच गया था। ये क्लियर हो गया आपको, सिंपल है। देखिए दिया था ना 30 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन दिया था, रिएक्शन विच यील्ड ओनली 50% है। और व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सचर अंडर द, यहाँ पर ये बताया गया है। तो एंड में जो है वो गैसेस मिक्सचर कितना बचता है, तो बचता तो आपको पता ही चल गया होगा कितना कितना बचेगा। तो इस टाइप से करना था, यहाँ पे पेन उठाने की भी जरूरत नहीं हो रही थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 22 है। द रिएक्शन क्वांटिटी दे दिया गया है, ये हमारी रिएक्शन दी गई है, गिवन यहाँ पे क्वांटिटी दे दिया गया, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, और ये मोल जो पावर में द रिएक्शन विल बी प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कब जाएगा, यानी राइट टू लेफ्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर ये राइट से लेफ्ट कब जाएगा, यानी रिएक्शन हमारी बैकवर्ड कब जाएगी। सिंपल सा मतलब ये, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड कब हाई होगा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड तब हाई होता है जब क्याऊ की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन केपी या फिर केसी हो। तो यहाँ पे जो क्याऊ की वैल्यू अगर केसी यहाँ पर हाईएस्ट है, इसका मतलब यहाँ पर जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड ज़्यादा है, और जो रिएक्शन है वो राइट टू लेफ्ट जा रही है। राइट टू लेफ्ट मतलब यहाँ से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रही है जब के की वैल्यू ज़्यादा होती है। और जब क्याऊ इज इक्वल टू केसी हो जाता है तो रिएक्शन जो होती है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, ओके। तो इस टाइप से हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 23 है। रिलेशन बिटवीन के, क्यू एंड जी। देखिए इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट आए हैं जो लास्ट वाले चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में भी करवाए थे, जहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी आया था, वो वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। नीट 2020 का क्वेश्चन पूछा गया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ये सुक्रोज प्लस वाटर के साथ में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना रहे हैं। इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी दे दिया गया है, टेम्परेचर दे दिया गया, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट पूछा गया एट द सेम टेम्परेचर विल बी। अब सिंपल है गिब्स फ्री एनर्जी में डेल्टा जी नोट जो पूछा गया उसका सिंपल फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद रख लेना, -RT log और क्या होता है KC।
ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, क्या, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के सी। अब आर की वैल्यू यहाँ पे दी है 8.314, माइनस का आएगा सबसे पहले, तो ये याद रखना ये प्लस वाले नहीं होंगे। टी हमारे पास में दे दिया है कितना, 300 केल्विन दे दिया गया है। और हमारे पास में जो केसी है लॉग केसी, केसी की वैल्यू 2 × 10⁻13 दे दी है, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था और उसी से आ जाना था। नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए 2015 में जो क्वेश्चन आया था वही 2020 में पूछ लिया। यहाँ पे केवल फॉर्मूला बताना है और उसकी वैल्यू जो थी वो यहाँ पे पुट करवा ली थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.3 आर टी लॉग के, डेल्टा जी नोट 2.30 आर टी लॉग के, यहाँ पे जो है डेल्टा जी बोला गया, डेल्टा जी, तो डेल्टा जी नोट होता है -2.3 आर टी लॉग के, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो है 25 है, मैच द लिस्ट इक्वेशन विद लीस्ट टू एंड करेक्ट ऑप्शन। तो हमें मैच द कॉलम यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो देख लेते हैं भैया मैच द कॉलम क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया। देखिए केपी ग्रेटर देन क्या दिया गया है, डेल्टा जी नोट जो वो लेस देन आर टी लॉग क्या दिया हुआ है, केपी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, और ये हमारे पास में देखिए सबसे पहले अभी तो बताया क्या थे, अगर केपी इज इक्वल टू क्या है तो सिंपल जो है वो आपकी इक्विलिब्रियम के अंदर है, ये तो हम अभी बता के आए थे। 22 नंबर क्वेश्चन आपका सेम इसी टाइप से था। अब केपी ग्रेटर देन क्या है, इसका मतलब है जो फॉरवर्ड टाइप है वो ज़्यादा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड ज़्यादा है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड ज़्यादा है इसका सिंपल सा मतलब है जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक वाला या फिर स्पॉन्टेनियस वाला ये भी हो सकता है। इसको अभी हम एक बार रहने देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कहाँ पर, यहाँ पर डेल्टा जी नोट जो है वो लेस देन आर टी लॉग के है। इसका मतलब डेल्टा जी नोट जो है उसकी वैल्यू कम है और आर टी लॉग के की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, इसका मतलब साफ निकल कर यही आएगा कि जो हमारे पास में जो रिएक्शन दी हुई है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी नोट जो है वो पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, और डेल्टा जी नोट अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, और अगर पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई है। अब देखिए ये हमने डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी एस वाला फॉर्मूला है, ये आपको पता है। यहाँ पे टी जो है वो ग्रेटर देन बोला गया डेल्टा एच अपॉन में एस, ये टी जो वो ग्रेटर देन डेल्टा एच होगा, इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है, यानी एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है इसका मतलब जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। कैसी है, एंडोथर्मिक। नेगेटिव होता तो एक्सोथर्मिक होता। इसके अलावा जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव निकल कर आता है इसके अंदर, तो वो स्पॉन्टेनियस हो गया। तो ये वाला हमारे इसके साथ चला गया, ये हमारा इक्विलिब्रियम के साथ चला गया, ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस के साथ में चला गया, और ये तो बता चुके हैं कि ए पी इज इक्वल टू होता तो स्पॉन्टेनियस होता तो केवल स्पॉन्टेनियस के साथ में चला गया। अब ए जो है वो फोर्थ के साथ में जा रहा है, ऐसा हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन है। बी जो है वो हमारा फर्स्ट के साथ में जा रहा है, ओके, और सी जो है वो हमारा सेकंड में जा रहा है, और डी जो हमारा थर्ड में जा रहा है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर देखिए टोटल 5 फैक्टर्स आते हैं, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन होगी, इस टाइप के अलग अलग 5 फैक्टर्स आते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर में। अब यहाँ पर हमारा नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। यानी ये हमारे पास में रिएक्शन दिया गया, यानी इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो फेवरेबल होंगे मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनना चाहिए। डेल्टा एच जो है वो रिएक्शन की दी है -x किलो जूल। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये माइनस प्लस वाला, इसका मतलब क्या है, जो एंथैल्पी है वो माइनस में दी है, नेगेटिव में दी है। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दी है इनडायरेक्टली, पहली चीज़। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाने हैं, प्रोडक्ट बनाने हैं। अब यहाँ पर 2 फैक्टर बताए गए हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। कैसे निकालते हैं, जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। इसका मतलब जितने ज़्यादा मोल्स होंगे वहाँ पर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। अब हमें प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है, इधर देखते हैं यहाँ पे 1 मोल हो गया, यहाँ पे 1 मोल हो गया, रिएक्टेंट की तरफ टोटल 2 मोल हो गए, प्रोडक्ट की तरफ केवल 1 मोल है। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, बट हमें क्या बनाना है, देखिए फॉर्मूला फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाना है। इसका मतलब यहाँ से हमें इधर करना पड़ेगा, तो प्रेशर जो वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा इस साइड में।
इसका मतलब क्या है, सबसे पहले अगर ये बनाना है तो हाई प्रेशर होना चाहिए, लो प्रेशर नहीं, लो प्रेशर नहीं, तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो वो जो है शिफ्ट बैकवर्ड में चली जाती है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वहाँ पर वो कहाँ पर जाती है, बैकवर्ड में जाती है। बट हमें क्या लेना है, इसको फॉरवर्ड में लेके आना है, तो इसका मतलब वहाँ पर टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब जो है वो यहाँ पर हमारे पास में फॉरवर्ड के अंदर आएगी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए हाई प्रेशर बट लो टेम्परेचर, तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। नीट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, देखिए फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये हमारे पास में रिवर्सिबल रिएक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर एमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हीट रिलीज हो रही है। इसका मतलब डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव हीट रिलीज हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे इक्विलिब्रियम को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी इधर लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, वापिस है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ, अगर देखिए इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनाओगे तो जो चीज़ है वो रिवर्स में चली जाएगी, यानी ये जो आपकी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड में नहीं, कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड में चली जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हो गए तो वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगेंगे, फॉरवर्ड में नहीं हो पाएगा। ये चीज़ तो गलत हो गई। डिक्रीजिंग द प्रेशर, यहाँ पर देखिए 4 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है, बट हमें इसमें फॉरवर्ड में लेके आना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ये चीज़ तो नहीं होगी, हम प्रेशर को जो है वो कम नहीं कर सकते अगर हमें फॉरवर्ड में लेके आना है तो। बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इससे भी नहीं होगा। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, वही सेम है, हाई टेम्परेचर एंड लो, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, सेम जैसा 2018 में पूछा गया था, बस कंसेप्ट को चेंज किया गया, टॉपिक वही सेम है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसी टॉपिक से अलग टाइप से बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, फॉर ए गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक का मतलब है डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है। Kp एंड Kp नोट आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, यानी 2 Kp दिए गए हमारे पास में, कांस्टेंट दिए गए और टेम्परेचर दिया गया अलग अलग T1 एंड T2। एज्यूमिंग दैट हीट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट, यानी हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट मारे इन टेम्परेचर रेंज बिटवीन T1 एंड T2, यानी इस टेम्परेचर के बीच में जो T1 और T2 है, इसके बीच में जो हीट ऑफ रिएक्शन उसको कांस्टेंट मार रहे हैं। इट इज़ रियली ऑब्जर्व दैट, तो यहाँ पर क्या होगा, Kp और Kp नोट के बीच में हमसे रिलेशनशिप पूछा गया। देखिए एक फॉर्मूला होता है क्या, log K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू माइनस में डेल्टा H 2.303 R, और जब टेम्परेचर दिया इस टाइप से तो 1 अपॉन में T2 माइनस 1 अपॉन में T1, इस टाइप का एक फॉर्मूला होता है। ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो डेल्टा एच दिया गया ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो ये जो आपका K2 होता है, क्या ये जो आपका K2 होता है वो लेस देन K1 होता है, क्लियर है। और अगर आपका डेल्टा एच यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है, डेल्टा एच क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो जो K2 है वो ग्रेटर देन K1 हो जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ओके। और यहाँ पर अगर आपसे जो है वो दोनों इक्वल हो जाए, मतलब डेल्टा एच 0 आ जाए, तो K1 इज इक्वल टू K2 हो जाता है। अब हमारे यहाँ पर जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव दे दिया है, क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे दिया है। अब ये Kp जो है और ये Kp डैश है, ये Kp जो वो 1 है और ये वाला 2 है, तो K2 जो है वो हमारा क्या होगा, लेस देन होगा K1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि ये Kp2 है और डेल्टा H नेगेटिव होता है, तब ये वाली चीज़ होती है। और अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ Kp नोट और यहाँ पे Kp1 लिख दूँ 1 की जगह, तो ये इस टाइप से हो जाएगा, यानी Kp जो है वो ग्रेटर देन Kp नोट होगा। तो यहाँ पर इस टाइप से कौन सा आता है, आंसर आता है ऑप्शन ए। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में देख लेते हैं, KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2MnO4 एज पर द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है जहाँ पे K2MnO4 से हम ये सब कुछ बनाते हैं। द रिएक्शन कैन गो कंप्लीशन बाय रिमूविंग OH आयंस बाय एडिंग। तो यहाँ पर अगर हम OH आयन को हटा दें और कुछ और चीज़ ले आएँ तो ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो सकती है। तो हमें OH आयन को हटा के क्या ऐड करना चाहिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एसिड और बेस का रोल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे OH आयन जो है वो क्या है, आपका बेस है। अगर हम बेस को हटा के बेस ही ले आएंगे तो यहाँ पर इस रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें ये बोला कि OH आयन को हटा के कुछ और ऐड करना है, ओके। तो अब KOH जो है वो भी तो बेस ही देगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब ये जो है वो तीनों के तीनों एसिड है, आपका CO2 HCl और SO2 तीनों के तीनों क्या है, एसिड है।
अब यहाँ पर जो हमारा M है, N है, ये क्या एक मेटल है, और यहाँ पर ये देखिए प्रोडक्ट के अंदर जो है वो मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हमने इसकी जगह ले लिया, इस बेस की जगह, तो क्या होगा, वो एसिड जो है वो ये जो मेटल ऑक्साइड है इनके साथ में रिएक्शन कर लेगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक वीक एसिड लेना पड़ेगा, और HCl, SO2 और CO2 में सबसे वीक एसिड कौन सा है, CO2 है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 30 है। यहाँ पे बोला गया द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द रिएक्शन, ये हमारे पास में रिएक्शन दिए गए इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 का मतलब क्या है, डेल्टा H जो है वो वापिस से नेगेटिव है, एंथैल्पी नेगेटिव है। अब रिएक्टेंट की तरफ जो वो 5 मोल है, प्रोडक्ट की तरफ जो 2 मोल है। वापिस जैसा ही मुझे लगता है कि ये वैसा टाइप का क्वेश्चन होगा। देखिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XY4, XY4 क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। देख लेते हैं वापिस से, ये रहा जी, XY4 क्या है, प्रोडक्ट। इसका मतलब इसको वापस वही सेम चीज़ करनी पड़ेगी। इधर जो है वो ज़्यादा प्रेशर है और इधर कम प्रेशर। अगर ये ज़्यादा बनाना है तो वापस प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो वापस वही है, ये कहाँ पर होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, या फिर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। तो ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे क्या बोला गया, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे दी है हमारे पास में CH ऑक्सीजन के साथ में ये कंब्यूशन होकर ये बना रहा है। डेल्टा HR हमारे पास में नेगेटिव में दे दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। देखिए डेल्टा H नेगेटिव में तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक बिल्कुल सही है, हमसे नॉट ट्रू पूछा है। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2 आर नॉट इक्वल, बिल्कुल सही है। गैसेज में और ये लिक्विड फॉर्म में है, तो ये इक्विलिब्रियम पे कोई जरूरी नहीं है इक्वल होगा, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमसे बोला गया द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज गिवन, Kp दिया है CO2 CH4 O2। अब ध्यान से देखते हैं, CH4 CO2 बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लिक्विड स्टेज में है। तो Kp की फॉर्म में, अगर प्रेशर की फॉर्म में ले रहे हैं तो लिक्विड को नहीं लेंगे, बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट होता है, ये भी यहाँ पे लिया है, प्रोडक्ट इधर लिया है, CO2 सही है, रिएक्टेंट इधर लिया है। बट ऑक्सीजन के 2 मोल है, और अगर 2 मोल है तो ये पावर में जाना चाहिए था, पावर में यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये गलत लिख लिया गया। और हमसे नॉट ट्रू पूछा, तो हमारा जो आंसर निकल कर आता है वो आता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट लिख देते हैं, एडिशन ऑफ CH4 एंड O2 एट इक्विलिब्रियम विल कॉज ए शिफ्ट टू द राइट, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है रिएक्शन BA2BA ऑक्सीजन है, यहाँ पे डेल्टा H जो वो पॉजिटिव दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड ऑन इंक्रीज मास ऑफ D2, इंक्रीज मास ऑफ BO, इंक्रीज टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम, इंक्रीज मास ऑफ। तो हमसे पूछा कि ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा। ये देखिए ध्यान से, BA जो वो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और केवल यही गैस है। ऑक्सीजन जो है वो गैस है। तो अगर हमें यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाना, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। किस पे, टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो फॉर्मेशन होता जाएगा, और यहाँ पर जो है वो उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इफ वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट देन अफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन का बोला गया है। इसमें होता क्या, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, अनचेंज, डिक्रीज या फिर इंक्रीज। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन पे तो कोई डिपेंड ही नहीं करता, इक्विलिब्रियम जो है वो अनचेंज रहेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्होंने बात की, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना ही है तो कंसंट्रेशन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा। तो अनचेंज यहाँ पर जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 34 है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल एडिंग हीट टू ए सॉलिड एंड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विल कॉज द, यानी सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे यानी हीट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर टू इंक्रीज, टेम्परेचर टू डिक्रीज, अमाउंट ऑफ लिक्विड टू डिक्रीज, अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज। जितनी ज़्यादा हीट देंगे तो जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में। अगर मान लो इक्विलिब्रियम में है सॉलिड और लिक्विड के बीच में, फॉर एग्जांपल आइस और वाटर, ज़्यादा आइस को अगर हीट देंगे तो आइस किस में कन्वर्ट होगी, वाटर के अंदर। तो इसका मतलब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो मतलब लिक्विड जो है वो बढ़ेगा। अब टेम्परेचर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आइस है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी सारी हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर के अंदर, तो यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका सॉलिड है वो कम होगा और लिक्विड इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, और सॉलिड जो है वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे एक ही चीज़ सही लिखिए, अमाउंट ऑफ सॉलिड डिक्रीज, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं।
Which one of the following information can be obtained on the basis of ली चटलियर प्रिंसिपल? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, एंट्रोपी चेंज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन चेंजिंग वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ली चटलियर प्रिंसिपल बताता है क्या? ली चटलियर प्रिंसिपल वही तो बताता है जो अफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से रिएक्शन के अंदर चेंज आ सकता है, यानी जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो सकता है किसी भी चेंज में अगर यहाँ पे कुछ एक वैल्यू चेंज कर दें। तो टोटल 5 फैक्टर्स होते हैं, कैटलिस्ट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन होगी, इस टाइप से। तो हमारे ये जो आंसर है ये बिल्कुल सही आएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन की। अब यहाँ पे आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे पूछा गया है, aqueous solution of which of the following compound is the best conductor of electricity? यानी कौन सा aqueous solution जो है वो बेस्ट कंडक्टर होगा किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एमोनिया, फ्रक्टोज या फिर एसिडिक एसिड। तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा आयंस दे पाएगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होकर H+ और Cl- आयंस देगा। तो यह हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 37 के, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड, यानी जो एसिडिक एसिड होता है CH3COOH, ये एक्वस यानी इसके साथ में अगर वाटर मिला दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा? इसके बाद में रिएक्शन के बाद में क्या बनेगा? CH3COO- एंड H+, CH3OOH3O+ एंड CH3COOH, या फिर CH3COOH H3O+ एंड H+ आयन एंड CH3COOH CH3COOH एंड H+ आयन। तो यहाँ पर हमें क्या ऑब्टेंड होगा? तो देखिए जो एसिडिक एसिड होता है वो एक वीक एसिड है, तो इससे क्या होगा? ये कुछ एक अमाउंट के अंदर जो आपका CH3COO है, यानी यहाँ पर ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, तो कुछ एक अमाउंट में आपका एसिडिक एसिड जो वो एज इट इज़ बच जाएगा। फिर इसके बाद में हमारे पास में ये आयन देगा, और उसके बाद में क्योंकि वाटर साथ में है एक्वस सॉल्यूशन, तो जो H+ आयन है वो यहाँ पर वाटर के साथ में चला जाएगा, तो H3O+ आयन हमें देखने को मिलेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 38 नीट 2019 में पूछा गया है, कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2O एंड HFR। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर कंजुगेट बेस कौन सा होगा। तो कंजुगेट बेस कौन से होते हैं? जो कि H+ आयन को एक्सेप्ट कर पाए, यानी जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेंगे वो क्या हो जाएंगे? कंजुगेट बेस हो जाएंगे, और जो OH को करते हैं वो कंजुगेट एसिड होते हैं जो एक्सेप्ट कर पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन सा है इनमें से H2 और HF में से कौन सी जो ऐसी होगी जहाँ पे H+ आयन जो है वो एक्सेप्ट हो पाती है? तो एक तो यहाँ पर OH- जो है उसके पास में अगर H+ आएगा तो H2O बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम HF- में भी अगर H+ आएगा तो ये भी क्या बन जाएगा? HF बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो है वो H+ आयन को एक्सेप्ट कर पाते हैं, यानी ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस होते हैं। अब ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस क्या होते हैं? ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं जो कि H+ आयन को डोनेट कर पाते हैं, और बेस वो होती है जो कि H+ आयन को एक्सेप्ट कर पाते हैं। यानी प्रोटॉन डोनर जो होते हैं वो एसिड होते हैं, और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो बेस होते हैं। तो यहाँ से हमसे कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है H2O में, तो जो हमारे प्रोटॉन एक्सेप्टर यहाँ पर ये दोनों है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट बोथ एज ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल एज ब्रोंस्टेड बेस। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था या तो प्रोटॉन डोनर होना चाहिए और प्रोटॉन एक्सेप्टर होना चाहिए। तो अब देखिए HCO3 है, ये H+ आयन को जो है वो क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, मतलब एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, और एक H+ आयन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये बेस की तरह भी हो सकता है। नेक्स्ट हम NH3 की बात करें तो NH3 क्या कर सकता है? एक एक्सेप्ट भी कर सकता है, अमोनियम आयन भी बना सकता है NH4+, और एक यहाँ से जो है वो डोनेट भी कर सकता है, NH2 भी बना सकता है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम SO4 की बात करें तो ये जो हाइड्रोजन है उसको डोनेट भी कर सकता है, और एक H2SO4 भी बना सकता है, एसिड बना सकता है। तो ये दोनों तरह से काम कर सकता है। बट अब हम बात करते हैं HCl की। तो HCl जो है वो यहाँ पर HCl जो है वो H+ आयन को डोनेट तो कर सकता है बट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमारा जो ये चीज़ है ये क्या है? ये दोनों तरह से यूज़ नहीं हो सकता, एसिड और बेस दोनों नहीं बना सकते। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज लेविस बेस।
अब इम्पोर्टेंट है, देखिए लेविस एसिड और लेविस बेस किसको बोलती है। लेविस एसिड बोलते हैं जैसे आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो गया, या कोई कैटायन हो गया, या कोई वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, उसको क्या बोलेंगे हम, लेविस एसिड बोलेंगे। बेस किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्टर होता है उसको एसिड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन सा हो सकता है, जिस मॉलिक्यूल के पास में लोन पेयर वगैरह हो, तो वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। हमसे पूछा गया है कि मोस्ट लाइकली बिहेव एज लेसिस बेस, तो देखिए ये BF3 है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब ये एसिड की तरह काम करेगा। अब ये हमारे पास में PF3 है, अब P के पास में जो हमारे पास फॉस्फोरस है, इसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है। क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये किसकी तरह यूज़ करेगा, हमारे बेस की तरह जो है वो बिहेव करेगा। CF4 में जो है वो कम्प्लीटली ऑर्बिटल जो है वो फुल हो चुका है, और SiF4 की बात करें तो यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलता है, जिसकी वजह से एसिड की तरह बिहेव करता है। तो हमसे वो पूछा कि लेविस बेस की तरह कौन करता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज द लेविस बेस। लीस्ट लाइकली मतलब जो है वो लेविस बेस की तरह नहीं बिहेव करेगा। F-CO PF3 या फिर BF3। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, तो ये लेविस एसिड की तरह काम करेगा, लेविस बेस की तरह नहीं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग। देखिए एज इट इज़ ये NCERT में मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो आपका परक्लोरिक एसिड होता है। परक्लोरिक एसिड कौन सा है, HClO4 जो है वो आपका परक्लोरिक एसिड है। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आता है वो सबसे हाईएस्ट +7 निकल के आता है क्लोरीन का। तो इसी टाइप से यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो आपका ऑप्शन ए आएगा। प्योर NCERT में मेंशन किया हुआ है, तो इसीलिए इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 43 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइड्राइड एक्ट एज द लेविस एसिड। लेविस एसिड की तरह NH3 यानी अमोनिया, H2O, B2H2 या फिर CH4। तो यहाँ पर देखिए जो डाइबोरेन होता है वो जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, तो और इसके पास में लोन पेयर है, तो लोन पेयर वाला इसके पास में भी लोन पेयर, और ये आपका कंप्लीटली ऑक्टेट है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला कौन सा है, सी है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एज लेविस एसिड। वापिस से लेविस एसिड पूछा गया है। CH3 F और N और B। तो यहाँ पर हमारे पास में जो बोरोन वाला है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, और सबके पास में हमें लोन पेयर मिल जाएगा, बट यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, तो वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 45 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। Among halide ion, iodide is the most powerful reducing agent. Fluorine is the only halogen that does not show a variable oxidation state. HOCl is a stronger acid than HOBr and HF is a stronger acid than HCl. नोट ट्रू पूछा है, तो जो आपका HCl होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कम्पेयर टू HF। तो ये गलत लिखा है कि HF जो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl से, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड होता है वो प्रोटॉन जो है वो आसानी से नहीं दे पाता है, इसीलिए यहाँ पर ये एक वीक एसिड होता है, जबकि आपका HCl जो है वो दे सकता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ये नोट करेक्ट है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 46 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। अब प्रोटोनिक एसिड कौन से होते हैं, वो कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन आयन को पोलर सॉल्वेंट के अंदर दे पाते हैं, यानी जो हाइड्रोजन आयन बना पाए पोलर सॉल्वेंट के अंदर, वो कंपाउंड क्या होते हैं, प्रोटोनिक एसिड होते हैं। अब नोट ए प्रोटोनिक एसिड हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक प्रोटोनिक एसिड नहीं है। BOH3, POOH3, SOOH3 या फिर SO2OH2। तो यहाँ पे जो आपका BOH3 है ये यहाँ पर प्रोटोनिक एसिड नहीं बना पाएगा। क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है। HSI-R and NH2 and ammonia order of proton accepting tendency। प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो होती है वो उसकी बेसिसिटी को बताती है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी। क्लियर है, जिसमें जितना ज़्यादा टेंडेंसी होगी वो उतना ही ज़्यादा जो है वो बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो आपको हम बताना है कि प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी सबसे हाईएस्ट किसके अंदर होगी। तो सबसे हाईएस्ट होगी आर के अंदर, जो RNH2 लिखा हुआ उसके अंदर, फिर एमोनिया के अंदर, फिर HS के अंदर, और फिर जो है वो आयोडीन के अंदर सबसे कम होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2- इज।
कॉन्जुगेट एसिड पूछा है। अभी आपको बताया कि जो कॉन्जुगेट एसिड हमसे पूछा गया तो वो अमोनियम आयन है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में कॉन्जुगेट एसिड पूछा गया तो वो आ जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपका आंसर सॉरी क्वेश्चन नंबर 48 है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस इज। यहाँ पे पूछा कि NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा? NH4OH, NH4 पॉजिटिव, NH2 माइनस ही या फिर NH3। तो कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होता है जिसमें एक हम हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर पाए? तो जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर पाएगा वो बनेगा कौन सा? कॉन्जुगेट एसिड बनेगा हमेशा। क्या होता है देखिए, कोई भी सब्सटेंस है और उसके अंदर प्लस हाइड्रोजन आयन को ऐड कर पाएँ तो वो बनता है कॉन्जुगेट एसिड। और कोई सब्सटेंस है उसमें से हाइड्रोजन आयन को माइनस कर पाए, रिमूव कर पाए तो वो बनता है कॉन्जुगेट बेस। ये याद रखना, कोई भी सब्सटेंस है उसमें हाइड्रोजन आयन अगर एक्सेप्ट करके बनाएंगे तो वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। अब हमारे पास में NH2 माइनस दिया हुआ है, इसमें एक और हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो NH3 बनेगा ना, तो वो होगा कॉन्जुगेट एसिड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 49 है विच कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? BeCl2, BCl3, CCl4 या फिर PCl5। तो BCl3 जो है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, साफ साफ हमें पता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 50 है द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। अब स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस कौन सा होता है? अब सिंपल है, जिसमें से हम हाइड्रोजन आयन को माइनस कर पाए, कोई भी एक सब्सटेंस है और उसमें से अगर हम कर पाएंगे तो वो होगा हमारे पास में स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। और ऐसा कौन सा? यहाँ पर हाइड्रोजन आयन इसी में है जहाँ पे हम एक रिमूव करवा सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेविस एसिड। अब लेविस एसिड जिसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये जो या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाता है वो बेस होता है, बाकी उसके अलावा सारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं। हमसे पूछा कि लेविस एसिड कौन सा नहीं है? SiF4। अब SiF4 में आपको पता है कि क्या चीज़ है, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास में प्रेजेंट है। फिर C2H4, BF3 और FeCl, इन दोनों में जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, C2H4 जो है वो आपका लेविस बेस की तरह काम करेगा, लेविस एसिड की तरह नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है रिपीटेड यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर वुड इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सोयल। यानी इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सोयल के अंदर एसिडिटी हो जाएगी? अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, यूरिया या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो अमोनियम सल्फेट होता है वो किस किस से बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं H2SO4, और एक वीक बेस से बनता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर जो वीक बेस होगा वो तो प्लांट्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो आपका एसिड हो गया सल्फ्यूरिक एसिड वो क्या होगा, यहाँ पर उसकी एसिडिटी बढ़ा देगा सॉइल के अंदर। तो आपका अमोनियम सल्फेट जो होता है ये काम करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? ओके।